प्रजा के सुख में ही मेरा असली सुख निहित है। जिस प्रकार माँ अपनी संतान ढाई माँ को सौंपकर चिंता रहित हो जाती है, वैसे ही मैंने मेरा राज्य अब प्रजा को सौंप दिया है। यह एक ऐसे राजा के कथन थे जो अब जीत कर भी हार गया था। तो बात है 261 ईसा पूर्व की। आंखों में आंसू लिए और बेबस खड़ा हुआ एक राजा अपने जीते हुए मैदान में पैदल घूम रहा है। जिस जमीन के लिए उसने अब तक की सबसे बड़ी जंग लड़ी थी, वो आखिरकार उसकी हो चुकी है। लेकिन उस दिन के बाद उस राजा ने जिंदगी में कभी कोई जंग ही नहीं लड़ी, तलवार उठानी ही छोड़ दी, जिसे अब जीतने के बाद भी गहरा पछतावा है। अब एक क्रूर चंड अशोक से वह धर्म अशोक बन गया। उसने धर्म को अपनाया और शांति व अहिंसा का संदेश दूर दूर तक फैलाया। अब आप सोचिए, कोई आदमी इतनी बड़ी जीत के बाद अचानक हथियार क्यों रख देगा? उस मैदान में आखिर ऐसा हुआ क्या था? तो हम बात कर रहे हैं देवताओं के प्रिय, देव नाम प्रिय और दिखने में सुंदर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कलिंग की। पर एक बात जो किताबें अक्सर हमें नहीं बताती हैं, वो ये है कि अशोक हमेशा से महान नहीं था। एक वक्त ऐसा भी था जब लोग उसे डर के मारे चंडाशोक कहते थे, यानी कि एक क्रूर अशोक। तो क्रूर अशोक से अशोक महान तक का ये सफर हुआ कैसे? तो इसके ठीक बीच में खड़ी है एक जंग, और वो है कलिंग की जंग। और सच कहूं तो उसे जंग कहना भी कम है, क्योंकि वो एक भारतीय इतिहास का भीषण नरसंहार था। तो चलिए शुरू से समझते हैं। कहानी शुरू होती है अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त, जिन्हें भारत का मुक्तिदाता और भारत का पहला राष्ट्रीय सम्राट भी कहा जाता है, जिसने अपने गुरु चाणक्य की अक्ल और अपनी हिम्मत के दम पर एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। उसका नाम पड़ा मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हराया, और उसके बाद राजा बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार। लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं लड़ा, और बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा वो आदमी जिसकी हम बात कर रहे हैं, अशोक। मौर्य साम्राज्य, जिसकी सीमाएं आज के अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैली हुई थी, उस जमाने के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। दरअसल अशोक को गद्दी आसानी से नहीं मिली थी। उसके कई भाई थे और सत्ता के लिए घर के अंदर ही लंबी खींचतान चली। इतिहास की कई कहानियां कहती है कि अशोक ने सत्ता पाने के लिए बहुत सख्त रास्ते चुने। यही वजह है कि उसकी शुरुआती पहचान एक बेहद महत्वाकांक्षी और कई मायनों में निर्मम राजा की भी बनी। राजा बनते ही अशोक के दिमाग में एक ही चीज थी कि पूरा भारत एक झंडे के नीचे आए, और वह भारतीय उपमहाद्वीप को अखंड भारत बनाना चाहते थे, और उसका ये सपना पूरा भी हुआ। पर इस पूरे नक्शे के बीच में एक टुकड़ा ऐसा भी था जो अभी तक आजाद था। एक ऐसा राज्य जिसने मौर्यों के आगे कभी सिर नहीं झुकाया था। उसका नाम था कलिंग, जो आज के ओडिशा में है, जिसे जीतने के लिए अशोक ने इतिहास की सबसे बड़ी नरसंहार घटना को अंजाम दिया। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि आखिर इस पूरे साम्राज्य के बीच अशोक को इस कलिंग की इतनी जरूरत क्यों थी? तो इस युद्ध के कई कारण थे, जिनमें पहला कारण है अशोक की साम्राज्य विस्तार की नीति। दरअसल कलिंग पर विजय प्राप्त कर अशोक अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरा कारण है पैसा, यानी कि व्यापार। कलिंग का समुद्री तट कमाल का था। यहाँ से जहाज श्रीलंका, बर्मा और उससे आगे दक्षिण पूर्व एशिया तक जाते थे। यहाँ से दक्षिण पूर्वी देशों से आसानी से संबंध बनाए जा सकते थे, यानी कि जिसके पास कलिंग था उसके हाथ में समुद्री व्यापार की चाबी थी। तीसरा कारण है, तो सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो कलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण था। स्थल और समुद्र दोनों मार्गों से दक्षिण भारत को जाने वाले मार्गों पर कलिंग का कंट्रोल था। कलिंग उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक पुल की तरह काम करता था। अशोक को अगर दक्षिण की तरफ बढ़ना था तो कलिंग को पार किए बिना ये मुमकिन नहीं था। चौथा कारण था कलिंग के जंगलों में उन्नत किस्म के हाथियों की उपलब्धता, जिन्हें अशोक अपनी सेना में शामिल करना चाहता था।
अशोक कलिंग को हर हाल में जीतना चाहता था, क्योंकि संपूर्ण भारत के सभी प्रांतों को अपने अधीन करने के बाद एक कलिंग ही बच गया था, जिसे जीतने के बाद विदेशी शक्तियां भारत पर आक्रमण नहीं कर पाएंगी। लेकिन इन सब कारणों में एक कारण जो शायद सबसे बड़ा था, कलिंग का स्वाभिमान। देखिए, कलिंग कोई कमजोर राज्य नहीं था, उसकी अपनी मजबूत सेना थी, अनुशासित सैनिक थे, और सबसे बड़ी बात, उनकी एक जिद थी कि हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं। अब जरा अशोक की जगह खड़े होकर सोचिए, आप पूरे भारत को एक करना चाहते हो और बीच में एक राज्य खड़ा होकर साफ मना कर दे कि हम तुम्हारे अधीन नहीं होंगे। ये सीधे सीधे अशोक के अहंकार पर चोट थी। तो टकराव होना तय था। सवाल अब युद्ध होगा या नहीं, उसका नहीं था। सवाल सिर्फ ये था कि युद्ध कब होगा, और वो कब आया। लगभग 261 ईसा पूर्व में, अशोक के राजा बनने के करीब 8वें साल में, उसने अपनी सेना को कलिंग की तरफ बढ़ने का हुक्म दे दिया। अब इस मुकाबले को दोनों तरफ से देखिए। एक तरफ थी मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक की सेना, जिसमें 1,50,000 सैनिक और 10,000 घुड़सवार सैनिक और 700 हाथी थे। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना विनाशकारी रहा होगा ये युद्ध। हजारों हाथी, हजारों घुड़सवार और लाखों पैदल सैनिक, उस जमाने की सबसे ताकतवर सैन्य ताकतों में से एक। और दूसरी तरफ था कलिंग। कलिंग की एक विचित्र बात थी कि यहाँ पर कोई राजा नहीं था। हालांकि कई ऐतिहासिक स्रोत संकेत देते हैं कि उस समय कलिंग पर स्थानीय शासकों के संघ का शासन रहा होगा। प्रजा ने कमांडर चुना हुआ था, उसका नाम था महापद्मनाभ। कलिंग के लोग बहुत ही स्वाभिमानी थे। कलिंग के सैनिक गिनती में कम जरूर थे, पर हौसले उनके बुलंद थे। यहाँ एक बात समझने वाली है। दरअसल कलिंग के सैनिकों को अच्छी तरह पता था कि सामने वाली सेना कितनी बड़ी है, और उन्हें ये भी अंदाजा रहा होगा कि जीतना आसान नहीं या जीतना नामुमकिन है। पर वो अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे, अपने घर, अपनी मिट्टी के लिए और अपनी आज़ादी के लिए। और ये बात आप भी जानते हैं, जब इंसान अपने घर के लिए लड़ता है तो वो आखिरी सांस तक लड़ता है। फिर वो दिन आया जब दोनों सेनाएं आमने सामने थी। जमीन हजारों पैरों की धमक से कांप रही थी और जंग शुरू हो गई। जो आगे हुआ उसे इतिहास युद्ध कहता है, पर अगर सच में देखें तो वो एक तरफा मार काट थी। कलिंग के सैनिक टूटते गए, गिरते गए, पर पीछे नहीं हटे। वो लड़ते रहे जब तक लड़ सकते थे, और इसी जिद की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मैदान में लाशें बिछती चली गई, सैनिकों की, घोड़ों की और हाथियों की। कहते हैं कि युद्ध भूमि के पास बहने वाली दया नदी का पानी उस दिन इतने खून से भर गया कि लाल पड़ गया था। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये बात खुद अशोक के शिलालेख कह रहे हैं, जो उसने खुद लिखवाया है। कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें वृहद शिलालेख में मिलता है। उसमें लिखा है कि इस एक जंग में लगभग 1 लाख लोग मारे गए। 1.5 लाख के करीब लोगों को बंदी बना करके ले जाया गया, और इनसे कई गुना ज्यादा लोग बाद में भूख से मरे, बीमारी से मरे, और उस तबाही से जो जंग पीछे छोड़ गई थी। अब एक पल रुककर इस बारे में सोचिए। ये कोई आज का युद्ध नहीं था जहां आज के आधुनिक हथियार, बम और मिसाइलें हों। ये तलवारों और भालों से लड़ा गया, हाथियों और घोड़ों से लड़ा गया था, और उसमें 1 लाख लोगों की मौत तड़प तड़प करके, एक एक करके। उस मंजर की कल्पना करना भी कितना मुश्किल है। खैर, सम्राट अशोक जीत गया। कलिंग आखिरकार मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गया। उसका अखंड भारत का सपना पूरा हो गया था। लेकिन कलिंग ने फिर कभी स्वतंत्र होने की चेष्टा नहीं की। मौर्य साम्राज्य की पूर्व सीमा बंगाल की खाड़ी तक फैल गई। युद्ध खत्म होने के बाद अशोक उस मैदान को देखने निकला। शायद वो जश्न के मूड में रहा होगा, आखिर इतनी बड़ी जीत जो मिली थी। परंतु जैसे ही उसने युद्ध के मैदान में कदम रखा, उसके पैर ठहर से गए। वहां जो उसने देखा, उसने अशोक के अंदर के विजेता को हमेशा के लिए चुप करा दिया। हर तरफ लाशें थी, घायल लोग जो अब जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहे थे। बच्चे रो रहे थे जिनके पिता अब कभी घर नहीं लौटेंगे। ऐसी औरतें जिनके पति और बेटे इसी मैदान में रह गए। जो वो आगे बढ़ रहा था, मंजर और भी भयानक मिल रहा था, और ये सब देखकर अशोक के आंसू रुक नहीं पाए।
ये किसी जीत का नजारा नहीं था, ये उसके अपने हाथों से किए हुए विनाश का नजारा था। इस जीत की कीमत इतनी भारी थी कि वो खुद इसे संभाल नहीं पाया, और यहीं से इसी मैदान में अशोक के अंदर से सब कुछ बदल गया था। उसके मन में सवाल उठने लगे, ये सब मैंने क्या किया है? महज एक राज्य को अपने नक्शे में जोड़ने के लिए क्या मैंने इतनी जिंदगियां ले ली? क्या जमीन का एक टुकड़ा सच में इतने आंसुओं के बराबर है? 1 लाख लोगों की मौत ने सम्राट अशोक को विचलित कर दिया। यह नरसंहार देखकर अशोक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साम्राज्य विस्तार की नीति का अंत कर दिया। इसने अशोक के जीवन पर बहुत प्रभाव डाला। उसने युद्ध विजय को त्याग कर धम्म घोष यानी धर्म विजय को अपनाया। वह चांडा अशोक से धम्मा अशोक में बदल गया। अहिंसा, सत्य, प्रेम, दान, परोपकार का रास्ता अपना लिया। वह महान बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसने अपने संसाधन प्रजा की भलाई में लगा दिए। उसने धम्म शासन की स्थापना की और अपनी युद्ध नीतियों को बदल दिया और कभी भी युद्ध न करने का फैसला किया। अब जरा सोचिए, दुनिया का एक सम्राट अपनी सबसे बड़ी जीत को पत्थर पर अपने सबसे बड़े पछतावे के रूप में दर्ज करवा रहा है। उसने अपने शिलालेख में साफ लिखवाया कि कलिंग की जीत के बाद उसे गहरा दुख हुआ। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई शिलालेख आज भी भारत के अलग अलग हिस्सों में मौजूद है। अशोक यही नहीं रुका, उसने शांति का यह संदेश दूर दूर तक फैलाने के लिए अपने धर्मदूत भेजे। इस काम के लिए उसने अपने खुद के बच्चों को भी श्रीलंका तक भेज दिया। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। इतिहास की किताबें हमें बताती हैं कि उन्होंने युद्ध के बाद करीब 2 साल तक बुद्ध की विचारधारा समझने में लगाया और फिर उन्होंने बुद्ध संघ को अपनाया। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक को जाता है। एक राजा के तौर पर अब वो बदल गया था। उसने प्रजा के लिए सड़कें बनवाई, यात्रियों के लिए रास्तों पर छायादार पेड़ लगवाए, इलाज का इंतजाम करवाया और यहाँ तक कि जानवरों की भलाई के लिए भी काम किया। जो हाथ कभी जंग के लिए तलवार उठाते थे, वही हाथ अब लोगों की भलाई में लगे थे। यह एक विलक्षण उदाहरण है कि एक सम्राट ने जो समस्त विश्व विजय के लिए कुछ भी कर सकता था, उसने प्रजा और जीव मात्र के लिए अपने साम्राज्य के समस्त संसाधनों को निवेशित कर दिया। और शायद यही इस पूरी स्टोरी की सबसे बड़ी सीख है। सच्ची ताकत किसी को हरा देने में नहीं होती, सच्ची ताकत तो खुद को बदल पाने में होती है, और यह अक्सर जंग जीतने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। और कलिंग की ये कहानी आज भी हर रोज आपके सामने है। हमारे तिरंगे के बीच में जो नीला चक्र है वो अशोक चक्र है, उसी अशोक का जिसकी ये पूरी कहानी है। और हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो 4 शेरों वाला प्रतीक, वो भी अशोक के बनवाए सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। तो ये थी कलिंग के नरसंहार की कहानी। एक ऐसी जंग जिसे जीतकर भी एक राजा हार गया, और हारकर भी उसने वो चीज जीत ली जो किसी तलवार से कभी नहीं मिलती, अपनी इंसानियत। तो मिलते हैं अगली स्टोरी पर, तब तक अपना ख्याल रखिए।